मैं अधिवक्ता शिखा बघेल, लॉजिकल वाइब्स मेंबर। आज हम आपके सामने एक परिचर्चा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उस परिचर्चा का टॉपिक है विधिक सेवा प्राधिकरण समान न्याय सिद्धांत एक परिचय, जिसमें हमने विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल एड ऑफिसर मोहम्मद जिलानी सर को आमंत्रित किया है। जिलानी सर ने 2014 में बीएलएलबी ऑनर्स मोतीलाल नेहरू कॉलेज छतरपुर से किया था और उसके बाद 2016 में वो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के रूप में चयनित हुए और वर्तमान में जबलपुर में पदस्थ हैं। तो मोहम्मद जिलानी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे अवसर दिया, इसके मैं आपके लिए हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम अपना सेशन स्टार्ट करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल मैम, अनुमति है जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो लीगल एड का कंसेप्ट है, ये स्पेसिफिक लॉ में कहाँ डिफाइन है? लीगल एड एक्चुअली वैसे तो प्राचीन भारत से ही भारत में लीगल एड दी जा रही है। भारत एक न्यायप्रिय देश रहा है। सर्वप्रथम हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें पहली बार लीगल एड को एज अ फंडामेंटल राइट बताया गया। उसके बाद आर्टिकल 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें ये एज अ फंडामेंटल राइट स्टेट पे ड्यूटी अधिरोपित की गई है कि स्टेट सारे प्रयास करे कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति लीगल एड के अधिकार से वंचित ना हो जाए। जी सर, इसमें आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 भी बताता है। आर्टिकल 21 में अपने सर्वप्रथम दो केस आए हैं। पहला हुसैन आरा खातून, दूसरा एमएच हॉस्कोट। दोनों में ये कहा गया है कि लीगल एड ये एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार है। सर, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987, जब ये आया तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था? किस ऑब्जेक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का मूल उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक आधार या कोई अन्य अक्षमता के आधार पर न्याय से वंचित ना हो जाए। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का जो मोटो है, न्याय सबके लिए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट माननीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसको 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया। कोई भी आर्थिक आधार पे या कोई अन्य अक्षमता के आधार पर न्याय पाने से वंचित न हो जाए, इस उद्देश्य के लिए ये कानून को पारित किया गया। तो सर, इस एक्ट के अंतर्गत जो जिला सेवा प्राधिकरण है, तो उसमें कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहता है तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है? क्या किस तरीके से आवेदन करता है और आप किन जी बिंदुओं जी पर जी देखते हैं कि ये विधिक सहायता पाने का पात्र है? जी जी जो धारा 2 है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की, वो ये कहती है कि विधिक सेवा के अंतर्गत विधिक सहायता और विधिक सलाह दोनों आती हैं। विधिक सहायता के लिए आपको धारा 12 के जो क्राइटेरिया है उसकी परिधि में आपको आना चाहिए। धारा 12 की जो परिधि है, उसमें आप यदि अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आते हो, या आप महिला हो, या आप बच्चे हो 18 वर्ष से कम आयु में, जो महिला बालक और स्त्री दोनों शामिल है, आप समान वर्ग के पुरुष व्यक्ति हैं, तो आपकी सालाना आय 2 लाख से कम हो। वर्तमान में 2 लाख चल रही है। समय समय पर राज्य सरकार इसकी आय सीमा की बढ़ोतरी करती रहती है। पहले 1 लाख थी, इससे पहले 9,000 थी, ऐसे ऐसे करते करते अभी वर्तमान में 2 लाख चल रही है। कोई जातीय हिंसा, दंगा, कोई भूकंप, बाढ़, सूखाग्रस्त से ग्रस्त व्यक्ति को भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। औद्योगिक कर्मकार, कोई मजदूर है जो आर्टिकल 23 की परिधि से आता है, कोई कैदी है, चाहे कन्विक्टेड हो या अंडर ट्रायल है, उन सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अच्छा, तो सर जो एप्लीकेशन करता है उसके साथ उसको क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होते हैं?
एप्लीकेशन करते समय देखिए, यदि महिला बालक है तो उन्हें कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने रहते हैं, या कोई अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है तो अपना जाति प्रमाण पत्र दे सकता है। और समान वर्ग का व्यक्ति है तो वो एक निश्चित प्रारूप में एक घोषणा पत्र देता है कि मेरी सालाना आय 2 लाख से कम। बाकी वो सिंपल से कागज में भी लिख के आवेदन सचिव महोदय को संबोधित करते हुए दे सकता है। और यदि आवेदन भी नहीं देता तो वो लीगल एड कार्यालय ऑफिस भी आ जाए तो हमारे यहाँ एक पैनल लॉयर, जो रिटेनर लॉयर होते हैं फ्रंट ऑफिस में, वो उनका आवेदन तैयार करवा के विधिक सेवा संस्था में जी। प्रस्तुत कर देंगे। जी। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लीगल लिटरेसी कैंप आयोजित किए जाते हैं, जी। वो लीगल लिटरेसी कैंप किन सब्जेक्ट्स पे आधारित होते हैं? किन सब्जेक्ट्स को मूलतः आप उसको विषय आधार बनाते हैं? जी। डालसा द्वारा और तहसील लीगल सर्विस कमेटी द्वारा समय समय पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन होता है। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये रहता है कि ग्रामीण जनों में, दूर अंचलों में के क्षेत्रों में लोगों को कानून की जानकारी हो जाए। कानून की जानकारी ही देना हम लोगों का मूल उद्देश्य रहता है। हम लोग संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, SC/ST एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम और जो जितने भी जन कल्याणकारी अधिनियम है उनकी प्राथमिकता से हम लोग जानकारी देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है तो लोग अपराध कर बैठते हैं, और यदि अपन उनको कानून की जानकारी दे के उनको जागरूक करते हैं तो वो अपराध करने से बच जाते हैं। इसी उद्देश्य से ये हमारी स्कीम है, और इस स्कीम में हम लोग पैनल लॉयर, सक्षम अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर और अन्य समाज सेवी का भी हम उनमें उनका सहयोग लेते हैं। वो भी हम लोगों के साथ जाकर इस पुनीत कार्य में सहयोग देते हैं। सर, थोड़ा इसको विस्तार से किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाएंगे इस प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाता है? लीगल अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लॉ स्टूडेंट हैं या एनजीओज हैं या पैनल लॉयर्स हैं आपके लीगल एड के या सक्षम अधिवक्ता हैं, तो आप उनकी भूमिकाओं को किस तरीके से चयनित करके इस अभियान में उपयोग करते हैं? देखिए, इसका कोई निश्चित क्राइटेरिया तो है नहीं। कोई भी योग्य व्यक्ति हमारे यहाँ पे आके आवेदन दे सकता है और अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है कि कभी भी इस तरीके से अगर शिविर आयोजित होते हैं तो आप मुझे कृपया सहभागिता करवाने का कष्ट करें, ऐसा करके एक आवेदन दे सकता है। और हम लोग उनको बिल्कुल उनका सहयोग लेते हैं और ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ने अपनी सहमति दी है और फिर उनसे दूरभाष से या उनसे कहा जाता है कि इस तारीख में ये शिविर का आयोजन है, कृपया आप चलिएगा, तो वो अपनी व्यस्तता के कारण नहीं भी आते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। यदि वो हम लोग तो वैसे जाते ही हैं, हमारे सचिव महोदय और लीगल एड ऑफिसर, तो अब एक्चुअली हम लोग ड्यूटी बाउंड हैं तो हम लोग जाते ही हैं। ये पैरालीगल वॉलंटियर भी ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं, लेकिन पैनल लॉयर ऐसा डिस्क्रिशनरी है, वो अपना चाहें तो जा सकते हैं। यदि हम लोगों ने उनको कुछ लिखित में आदेश दिया है तो फिर उनको उनकी उनकी भी बाध्यता है, उनको जाना पड़ेगा। तो यदि कोई भी पैनल लॉयर या पैरालीगल वॉलंटियर शिविर में हम लोगों के साथ सहभागिता करना चाहता है तो वो एक आवेदन दे, और अ, या कोई अपना मतलब खुद को अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को भी आमंत्रित कर सकता है, तो हम लोग उस पुनीत कार्य में अपना पूरा सहयोग देंगे। तो बस ऐसा ही तो है। इसमें लॉ स्टूडेंट और एनजीओज जो होते हैं, मतलब जो लीगल तो काम नहीं कर रहे हैं बट सोशल वर्क करते हैं, तो क्या उनकी भूमिका भी उसी तरह की होगी जो आपके हाँ, पैरालीगल वर्क? लॉ स्टूडेंट्स को भी हम लोग ले जा सकते हैं, लेकिन लॉ स्टूडेंट्स में से हम लोग पीएलवीज को चयनित कर लेते हैं। यदि पीएलवीज हम लोगों को किसी वजह से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोग लॉ स्टूडेंट्स को भी प्राथमिकता देते हैं। लॉ स्टूडेंट्स, कई लॉ स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अंतर्गत इंटर्नशिप भी हासिल की है। कई अच्छे योग वक्ता हैं, कई ने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इंटर्नशिप हासिल की है। तो ऐसे लोगों को हम लोग ज़्यादा सहयोग लेते हैं ताकि हम लोग भी उनसे कुछ सीख सकें, और ग्रामीण या जो लोग ऐसे लोग कम जागरूक लोग हैं उनके बीच में जाके वो जानकारी प्रदान कर सकें। ओके। तो सर, कोई क्षेत्र विशेष का भी चुनाव करते समय विधिक सेवा प्राधिकरण सोचता है कि हमें किन क्षेत्रों में अपने कैंप आयोजित करना चाहिए? हाँ हाँ, जनरली हम उनका लोग
हम लोग सामान्यतः जो अत्यंत पिछड़े ग्राम हैं उनको चूज करते हैं। जेलों में प्रति माह 2 बार शिविर का आयोजन करते हैं। अभी वर्चुअली जेल में शिविर का आयोजन हो रहा है। और मलिन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, वहाँ भी हम लोगों का शिविर का आयोजन होता है। कहीं से मजदूर पलायन हो रहे हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी हम लोगों का शिविर आयोजित होता है। स्कूल कॉलेजेस में भी हम लोग शिविर करते हैं। मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ हम लोग शिविर नहीं कर सकते। हर जगह शिविर कर सकते हैं। सर, इसके बेनिफिट्स पे कुछ प्रकाश डालिए कि ये लीगल एंड बेनिफिट्स में लिटरेसी। मैंने पहले भी बताया कि इसका मूल उद्देश्य है कि किसी चीज का, जैसे मैंने स्कूलों में जब मैं पन्ना में पोस्टेड था तो मैंने स्कूलों और कॉलेजेस में बड़े शिविर किए। क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि जो बच्चे लोग होते हैं उन लोगों को गलत संगति की वजह से वो अपराध कर बैठते हैं। और सामान्यतः सभी माँ बाप का और अपने भारत में कॉलेज और स्कूल भेजने का पर्पज ये होता है कि हमारा बच्चा काबिल होके कोई अच्छे प्रोफेशन में जाए, नौकरी लग जाए, या कोई बिजनेसमैन बन जाए, या जो भी है, या अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन जो गलत संगति में कई बालक अपराध कर बैठते हैं। अपराध कर हो जाने के कारण कई बार ये देखा गया है कि जिनके विरुद्ध में कोई अपराध पंजीबद्ध हो जाता है या न्यायालय से उनको सजा हो जाती है, भले ही बहुत इंटेलिजेंट बालक रहे हों या बहुत ही काबिल रहे हों, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उनको उनका जो आचरण है वो अच्छा नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन में उनका आचरण अच्छा नहीं आता तो नौकरी से वंचित हो जाते हैं। तो हम लोग यही उनको गाइड करते हैं कि आप अपना संभव हो सके तो अपराध से बहुत बचें। यदि आपके विरुद्ध अपराध होता है तो अपने माँ बाप को, आसपास में जो योग्य व्यक्ति उनको सूचित करें, एफआईआर करें, थाने में जाके सूचित करें, जो भी उचित प्लेटफॉर्म है उनको सूचित करें। अपने आप को अपने हाथ में कानून को ना लें, ताकि आप अपराध ना करें, अपराध से बच जाएं और आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की इस तरीके का अड़चन का सामना ना करना पड़े। और लोग जागरूक होते हैं। जैसे मैं जब पन्ना में था तो मैंने एक शासकीय स्कूल में कैंप किया। शासकीय स्कूल में एक 15 वर्ष की बालिका थी, तो इसका विवाह तकरीबन 2 सप्ताह बाद तय होने वाला था, मतलब होने वाला था। तो हमने उसको बताया कि ये बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम है कि जो बालिका है वो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही उनका विवाह होगा। जब उसको पता चला तो उसने जाके खुद अपने माता पिता के विरोध में आवाज बुलंद की और अपनी शादी को रुकवाया। तो लोगों को ये जानकारी होती है तो बहुत हद तक वो अपराध से वंचित हो जाते हैं, अपराध करना छोड़ देते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम की तरह समाज के लिए काम करता है लीगल। जी, जी। और हम लोग दूसरा हम लोग कई हेल्पलाइन नंबर ही बताते हैं, चाइल्ड लाइन का नंबर बताते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर बताते हैं। हम लोगों का खुद टोल फ्री नंबर है 15 100, उसको बताते हैं। तो निश्चित रूप से जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ज़्यादा अंधकार को अपन दूर कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन, आपने सालसा की बात की थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि सालसा जो है, एक तो उसका फुल फॉर्म और दूसरी चीज़ सालसा की गठन समिति में कौन-कौन होता है और ये किस प्रकार जिला विधिक प्राधिकरण को निर्देशित करती है? देखिए, हर स्टेट में एक हेड ऑफिस होता है, वो सालसा है। सालसा का फुल फॉर्म स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है। सालसा के जो मुख्य संरक्षक, पैट्रॉन इन चीफ होते हैं, वो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट होते हैं। उसके कार्यकारी या कार्यपालक अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो नेक्स्ट जस्टिस सीजे साहब के बाद जो नेक्स्ट जस्टिस वरिष्ठ क्रम में होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो सालसा के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इनका ये मेंबर सेक्रेटरी साहब जो होते हैं वो पूरी तरीके से पूरे जिलों, जो संपूर्ण राज्य के जिलों को मॉनिटरिंग करते हैं और अपनी रिपोर्ट कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इसके अलावा वहाँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब होते हैं, वो भी एचजेएस से होते हैं। और एक मजिस्ट्रेट लेवल के डिप्टी सेक्रेटरी साहब होते हैं। वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मेंबर सेक्रेटरी मैम श्रीमती ग्रीवाला सिंह मैम है, और एडिशनल सेक्रेटरी श्री मनोज सिंह सर हैं, और डिप्टी सेक्रेटरी श्री अरविंद श्रीवास्तव सर हैं।
वर्तमान में 2 विधिक सहायता अधिकारी हैं, श्री जीशान खान और श्री जितेंद्र सिंह। जी। सर एक क्वेश्चन और है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कई सारी कंपनसेशन स्कीम है, तो ये किस तरह से कितनी कंपनसेशन स्कीम है और ये किस प्रकार प्रोवाइड की जाती है, किन मामलों में प्रोवाइड की जाती है? अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिक्रिया योजना है 2015, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध होता है और उस अपराध के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति मर जाता है, मीन्स उसकी हत्या हो जाती है, तो उसके आश्रितों को अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यदि वो आय अर्जित करने वाला व्यक्ति था और उसकी सालाना आय 5 लाख से कम है, तो हम लोग उसको अधिकतम 4 लाख देंगे। 5 लाख से अधिक है तो अधिकतम हम लोग 2 लाख रुपए देंगे। इसके लिए एक समिति है जिसमें माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और सचिव महोदय की एक टीम है। ये टीम डिसाइड करती है कितना क्वांटम देना है और पूरी जांच के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो पात्र व्यक्ति है उनको पीड़ित प्रतिक्रिया योजना का लाभ दिया जाता है। आपका इसमें कई श्रेणियां दी गई हैं, इसमें एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल में कई श्रेणियां दी गई हैं। हत्या की दशा में अधिकतम 4 लाख, गैंग रेप की दशा में अधिकतम 3 लाख और 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी तो 1.5 लाख, ऐसे ऐसे करके उसमें कई क्राइटेरिया बताए हैं। सर ये जो स्क्रूटनिंग प्रोसेस होता है ये न्यायालय के द्वारा होता है, जहाँ पे मामला रहता है कि स्क्रूटनिंग जो भी होती है कंपनसेशन की, जब तो पीड़ित स्क्रूटनी अपना हम लोग करते आवेदन हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण करता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनिंग विधिक सेवा प्राधिकरण करता है और मामला आपके पास कोर्ट से ही आता है कि पीड़िता डायरेक्ट आपके पास आवेदन दे सकती है? पीड़िता भी आवेदन दे सकती है, कोर्ट रिकमेंडेशन करता है तो हम लोग उसमें भी देते हैं और डायरेक्ट आवेदन देता है तो उसमें हम जांच करके देते हैं। अच्छा। सर एक और योजना चली थी ऊर्जा डेस्क महिलाओं के लिए, तो उसके संबंध में जानकारी ऊर्जा चाहिए। डेस्क या वन स्टॉप सेंटर सखी, ये महिला बाल विकास की योजना है, वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर के नाम से जहाँ तक मुझे मालूम है संचालित है, जिसमें एक ही शक्ति में तमाम तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, उपचार, एफआईआर, आश्रय और तरह तरह की आपके कौशल को विकास के लिए कई रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अच्छा। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये जो लीगल लिटरेसी कैंप लगाए जाते हैं, ये जो लीगल लिटरेसी कैंप लगाए जाते हैं, इनमें विषय के आप संबंध में मतलब विषय जो आप चुनते हैं ना, मैं विषय के संबंध में जानना चाहती हूँ, पर्टिकुलर अभी किन विषयों पर आपको याद होगा कि बहुत अच्छे सेमिनार आयोजित हुए सफलतापूर्वक? स्पेसिफिक जो आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली वो तो डिपेंड करता है ऑडियंस कैसी है और ऑडियंस वहाँ पे कौन से कानून की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग वही कानूनों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे जेल में जाते हैं, जेल में विधिक साक्षर तस्वीर करते हैं, हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता श्रीमती पापिया घोष मैडम भी मौजूद हैं। तो हम लोगों ने कभी हाल ही में एक जेल में विधिक साक्षर तस्वीर आयोजित किया था, जिसमें आपने पिली बार्गेनिंग और जमानत, है ना, हाई कोर्ट में जमानत, इन संबंध में प्रकाश डाला था। लीगल एड कौन प्राप्त कर सकता है, तो जिस तरीके के जो श्रोतागण होते हैं, जिस तरीके के हितग्राही होते हैं, हम उस तरीके का हम लोग कानून को चूज करते हैं। जैसे स्कूल में जाना है, मान के चलिए हमें किसी स्कूल में लीगल लिटरेसी कैंप आयोजित करना है, तो निश्चित रूप से हम लोग सबसे पहले मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर आम जो 12वीं तक के बच्चे हैं, 10 से 10 प्लस हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कई 16 वर्ष से ऊपर के बालक या बालिका हो सकते हैं, तो कई बार वो 2 पहिया वाहन का भी यूज करते हैं, तो फिर उनको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी जानकारी देते हैं। कई बार 14-15 साल के बच्चे, 13-14 साल के बच्चे भी आजकल स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाने लगे हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये इसके बारे में बताते हैं। MSAT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी देते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, आपकी जो जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ 2013 का, उसमें जो 354 ABCD हैं, 376 ABCD, इन सब की जानकारी संक्षिप्त में देते हैं।
FIR क्या होती है, NCR क्या होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल, संक्षिप्त में मोटी मोटी जानकारी हम लोग कोशिश करते हैं देने की। सर, कोविड-19 के दौरान ये लॉकडाउन लगा, तो सब जगह काम एक तरीके से रुक गया, है ना? कोर्टों जी का हो, चाहे जिला न्यायालय का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, सब वर्चुअल होने लगा। तो विधिक जी। सेवा प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में क्या पहल की? विधिक सेवा प्राधिकरण वास्तव में जो समाज में अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके लिए सहायता का काम कर रहा है। अभी लॉकडाउन में तो विधिक सेवा प्राधिकरण ने बहुत ही ऊर्जा का परिचय दिया है और तमाम तरीके के जो 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उस समय तो जो मजदूर जो पलायन करके दूसरे राज्यों से आ रहे थे, अप्रवासी मजदूर, उनके लिए उनके खाने की, उनका ट्रांसपोर्ट की, उनका राशन की, तमाम तरह की जो सुविधा हैं वो मुहैया कराई। अभी हम लोगों की एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक योजना चल रही है। उसमें हम लोग एक आदर्श ग्राम को चयनित कर रहे हैं और उसको कोरोना फ्री बनाने के लिए उसमें तमाम पैरालीगल वॉलंटियर को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि जो सरपंच सचिव के माध्यम से गाँव के लोगों को जागरूक करें। जैसे कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो तत्काल उनकी RT-PCR जाँच या एंटीजन रैपिड एंटीजन जाँच कराई जाए। पास के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी दवाई उनको उपलब्ध कराई जाए और जितना संभव हो सके गाँव को जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोरोना संबंधी गाइडलाइन है उनको पालन के लिए जागरूक किया जाए। हम लोग वर्चुअली जैसा अभी ये विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हम लोग वर्चुअली पैरालीगल वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग आयोजित कर रहे हैं। कई जगह अभी जो घरेलू हिंसा के केस आ रहे हैं उनमें भी अभी माननीय सदस्य सचिव महोदय ने कई जो मीडिएटर्स उनके नाम सुझाए हैं वो ऑनलाइन उनकी काउंसलिंग कराएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे अनुषंगी और जो मूल काम है वो कर रहे हैं। सर, सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो कुछ आपका वो वाक्य अधूरा रह गया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुलिस विभाग को घरेलू हिंसा से संबंधित कई मामलों के लिए मीडिएटर्स की एक सूची उपलब्ध कराई है जो ऑनलाइन मीडिएशन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन, अच्छा। तो सर, आप और हमारे प्रश्नों में और ऐसे कुछ प्रश्न जो उत्तर आप देना चाहते हो अपनी तरफ से, तो प्लीज़ उसकी जानकारी आप आपका हमें दें। आपका जो ये प्लेटफॉर्म है निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो ऊर्जा है ऐसी बरकरार रहे और नए-नए आयामों पर आप विषयों पर इस तरीके की गतिविधियां करते रहें। थैंक यू लीगल सो मच एड सर। में लीगल एड में और भी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत कई और चीजें भी हैं, जैसे लोक अदालत है। लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित की जाती है और इसके अतिरिक्त हर माह भी स्थायी निरंतर लोक अदालत की आयोजित की जाती है। इस लोक अदालत का परिणाम ये होता है कि आपकी मामले की ना तो कोई अपील होती है, आपकी कोर्ट फीस जो लगती है वो वापस मिल जाती है और इसमें विन विन थ्योरी अप्लाई होती है, मीन्स दोनों लोग जीतते हैं, कोई हारता नहीं है। ऐसे ही संभवतः परिणाम मीडिएशन का होता है। मीडिएशन में एक न्यूट्रल पर्सन होता है, वो आपके मामले की काउंसलिंग करता है, उसमें आप दोनों जो पक्षकार होते हैं उनको समझाता है और उसके अगर समझौता के आधार पे फैसला होता है तो उनकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है, उस मामले की कोई अपील नहीं होती है और दोनों पक्षकार मतलब आपसी सहमति से मामले का निराकरण होता है तो दुश्मनी होने की कोई संभावना नहीं रहती। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अमूल्य जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को भी, हमारे छात्र-छात्राओं को भी और अधिवक्ताओं के लिए भी। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमें नेक्स्ट टॉपिक यदि हम चुनते हैं, तो आप प्लीज़ उसमें हमारे श्योर लीगल मैम, ऑलवेज ऑलवेज थैंक मैम, यू सो ऑलवेज। मच। थैंक यू सो मच मोस्ट सर। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। हमारे साथ पापिया घोष मैडम जुड़ गई। लव पापिया मैम जुड़ गई हैं। हेलो। सेशन को आगे बढ़ाने
हमारे साथ इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती पापिया घोष को। नमस्कार। पापिया जी जो है, हाँ जी, नमस्कार दीदी। और पापिया जी जो है वो हमारे काफी अनुभवी अधिवक्ता हैं और 21 सालों से अधिवक्ता प्रैक्टिस के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अभी वर्तमान में भी ये लीगल एड से जुड़ी हुई हैं, पूर्व से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में ये एमपी गवर्नमेंट पैनल लॉयर भी हैं। तो पापिया जी, लॉजिकल वाइफ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो थैंक यू। हाँ, हम आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन की अनुमति चाहेंगे। ओके ओके। हाँ, दीदी हम जानना चाहते हैं, मैडम हम जानना चाहते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण से आप कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं? मैं विधिक सेवा प्राधिकरण से कम 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। 15 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। दोनों साइड। हाँ। तो दीदी आपने प्राधिकरण में किस तरह के केसेस किए और उनमें आपके क्या अनुभव रहे, वो आप हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बताइए। मैं प्राधिकरण में ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल और फैमिली कोर्ट और डोमेस्टिक वायलेंस टाइप के केसेस से जुड़ी हुई हूँ। जब प्राधिकरण आवेदन इनवाइट करता है पैनल लॉयर्स की चुनाव के लिए, तब एक कॉलम रहता है कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, तो उस कॉलम में हम कोई भी लॉयर को लिखना पड़ता है कि क्रिमिनल, सिविल, एमबीसी। तो उस हिसाब से प्राधिकरण आपको आगे केस डिवाइड करता है। जैसे हमने अपने आवेदन में क्रिमिनल और डोमेस्टिक वायलेंस, घर अपना फैमिली कोर्ट से संबंधित मामलों के बारे में लिखा था, तो इसलिए मुझे क्रिमिनल और फैमिली कोर्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के ही केसेस मिलते हैं वहां से। और अनुभव की बात है तो अनुभव तो बहुत मिला है, सीखने का बहुत मौका मिला लीगल एड के केसेस से। जब हम लोग शुरुआत किए थे कोर्ट में, 5 साल 6 साल ही हुए थे प्रैक्टिस के, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ विधिक सेवा सहायता से। उससे कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीनियर के केस जब अपन लड़ते हैं तो कुछ बाउंडेशन होते हैं हमको। सीनियर्स हमें जैसे आदेशित बोलते हैं हमें वैसा करना पड़ता है, हम अपने मन से बहुत चीजें नहीं कर पाते उसमें। लेकिन जब हमें लीगल एड से कोई केस मिलता है, क्योंकि वो खुद अपन का सेल्फ केस है, तो हम उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमें उसको कैसे लड़ना है, कैसे उसमें आर्गू करना है, कैसे एविडेंस करना है, सब हम अपने आप से करते हैं। तो हमें इसमें सीखने का और कॉन्फिडेंस आता है इसमें नए अधिवक्ताओं को बहुत ज्यादा। तो मैं तो बहुत इस पे लाभान्वित हुई हूँ अपने लीगल एड के केसेस से। बहुत कुछ सीखने को मिला, जमीन से जुड़े हुए लोगों से मिलने का और फेस टू फेस रिएक्ट करने का मौका मिला उसमें, और ऑब्वियसली काम करने का, सीखने का, कॉन्फिडेंस, सभी चीज लाने का मुझे बहुत इस पे। दीदी आपने मैडम आपने कितने दीदी पापिया घोष मैडम, हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे हाँ जी। कि हाँ, कि ये जो आपने केसेस किए थे सिविल मैटर के, क्रिमिनल मैटर्स के, तो इनमें से आप किसी एक का हमें अनुभव शेयर करना चाहेंगी? बहुत केसेस किए हैं, लेकिन अभी एट द मोमेंट मुझे एक केस की बहुत क्लिक हुआ है माइंड में, कि वो केस विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो नहीं था, हाई कोर्ट का था। उसमें मैटर ये था कि एक महिला बहला फुसला के, एक जेंट्स उसको बहला फुसला के उसके साथ फिजिकल इंटीमेट करता है, शादी का प्रलोभन दे के खास तौर पे, और आफ्टर दैट फिर वो उससे शादी करने का इनकार कर देती, तो महिला 376 की उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होता है। जब एफआईआर लॉन्च होता है, एविडेंस के पॉइंट पे केस आता है, तो जो अभियुक्त होता है वो इस महिला को फिर से बहुत ज्यादा प्रलोभन देके कि भाई हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुम केस वापस कर लो। और उसने एक शपथ पत्र में लिखा पढ़ी करता है करके, जिस दिन उसका एविडेंस होना रहता है जस्ट उसके पहले शपथ पत्र में पूरा लिखा पढ़ी हो जाती है कि हम तुमको अच्छे से रखेंगे, शादी कर लेंगे, अपने साथ रखेंगे, तुम केस वापस कर लो।
होता ये है कि वो लड़की उस प्रलोभन में फिर आ जाती है और केस वो एविडेंस में वो बोल देती कि मैंने गुस्से में इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराया था। जैसे ही ये बकाया अंदर वो बोलती है, रिकॉर्ड होता है, वो जैसे ही फिर वो अभियुक्त बाहर जाके वो पेपर फाड़ देता है कि भाई मेरे को तो तुमको साथ में रखना नहीं था, लेकिन ये केस मुझे वो करना था, वापस करवाना था तुमसे, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। तो वो लड़की बुद्धिता से इतना काम करी कि उसे तुरंत फिर कोर्ट रूम के अंदर गई और आपने जो भी वहाँ जज थे उनसे बात की। बात होने के बाद उसी दिन ही उसका एक बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं जज द्वारा। अब उसमें एविडेंस के रूप में साथ देती है वहाँ का जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, उनके सामने हालांकि बातचीत हुई थी, इसलिए उन्होंने ये एविडेंस दिया कि हाँ ये बात सत्य है, वो जो अभियुक्त है इन दोनों की लिखा पड़ी हुई थी और इसीलिए इसने ये केस वापस लिया। हालांकि उस लड़के ने फिर हाईकोर्ट में उस आदेश के विरुद्ध में हाईकोर्ट में रिवीजन लगा दिया। फिर हाईकोर्ट से जब मुझे पैनल लॉयर के रूप में ये केस मिला, जब और उस पे ये चार्ज लगाया उन लोगों ने कि ये गलत एविडेंस दी है कोर्ट के सामने, इसलिए इसको उचित प्रावधान के अनुसार इसको सजा मिलनी चाहिए। ये बार बार ऐसे अपने एविडेंस, रॉन्ग एविडेंस वो करवा रही। लेकिन उस पे मैंने बहुत मेहनत की और उसमें फाइनली उस महिला को कोर्ट ने सही माना कि इसने जो किया सही किया, क्योंकि इस प्रलोभन में आ गई थी। और प्रलोभन में आके कोई भी जब अपन कोई भी काम करते हैं तो वो सही नहीं होता है कानून की दृष्टि से। वो प्रलोभन में आकर उसने वो एक्ट किया है, इसलिए वो मानने योग्य नहीं है। उसको दोबारा से कोर्ट ने फिर से रिकॉर्ड, उसके एविडेंस को रिकॉर्ड करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिया और महिला ने फिर रिकॉर्ड फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका एटीडीज हुआ होगा एविडेंस, और जो भी क्रॉस का तो उसके पास राइट था ही अभियुक्त के पास, उसके एडवोकेट तो उसको क्रॉस करते ही महिला को। तो ये एक स्मरणीय मेरे लिए केस है कि उस महिला को, पीड़ित महिला, गरीब महिला, माँ बाप ने भी उसको घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने ऐसा काम किया था करके। तो कुछ ऐसे स्मरणीय केस है, ये भी मेरे लिए स्मरणीय केस है। जी जी, थैंक यू। आपने ऊर्जा डेस्क में और वन स्टॉप में भी काम किया है, तो हाँ, उसमें आप किस तरीके से काउंसलिंग देती हैं या किस तरीके से कार्य करती हैं, ऐसा अधिवक्ता? देखो ऊर्जा डेस्क जो है ये महिलाओं के एक छत के नीचे, उसको अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए रिलीफ मांगने के लिए अलग अलग जगह ना जाना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने या कई और राज्य में भी है ये ऊर्जा डेस्क का प्रावधान बनाया कि अर्जेंट रिलीफ और फास्ट एक्शन। तो इसलिए ये बनाया गया है एक ही छत के नीचे, और इसमें अधिकतर सब महिलाएं इसमें अधिकारी होती है, जिससे कि जो गांव दूर दराज की महिलाएं हैं जो अधिकतर झिझक के कारण पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाती हैं कि हम हमारे साथ जो भी घटना घटी तो हम उसको कैसे, कोई जेंट्स पुलिस या जो भी वहां लिखने वाले होंगे उनसे कैसे बोले। तो गांव दूर जी दराज के जगह पे अभी भी महिलाओं को घर से एक तो निकलने की बहुत समस्याएं, नहीं निकल पाती है, उससे उनमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो ये तो बहुत अच्छा ये अपना योजना है सरकारी, जिसके कारण महिलाएं निकलती हैं दूर दराज में जाके, एक ही जगह वो जाती हैं, एक ही पुलिस स्टेशन पे, वहां उनको महिला, सारे महिला ऑफिसर या पुलिस वाले ही अवेलेबल होते हैं जो उनके तकलीफ को सुनते हैं, उनको सलाह देते हैं। और ऊर्जा डेस्क में बहुत सारी चीजें एक साथ है, अगर मतलब आपको रहने का, आपको लिखने का, कहाँ जाना है, उसके बाद उन्हीं लोग प्रोसीड करते आगे आवेदन पत्र, आपको कहीं पर भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा योजना है जिसमें बहुत महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। और काउंसलिंग की बात है, वन स्टॉप सेंटर में मैं काउंसलिंग का काम मेरे को बुलाया जाता है, और काउंसलिंग में बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे, बहुत से महिलाएं ऐसे देखे जो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ी लिखी, मतलब बीई की हुई महिलाएं। एक महिला बीई की हुई, वो आई, उनके लव मैरिज थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों हस्बैंड वाइफ में किसी भी चीज में लेके जो घरेलू टेंशन चालू हो गया, वो यहाँ तक आ गया। वो अपने कॉन्फिडेंस को इतना लूज कर चुकी थी कि वो बात तक नहीं कर पा रही थी, बस यही बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम दोनों ही पढ़े लिखे हैं। लेकिन आज फिर मैंने बोला तुम जब पढ़ी लिखी हो, तुम उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ो, तुम अपने कैरियर पर भी ध्यान दो, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं अटके रहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं दे रहा है, या मेरे हस्बैंड मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं मेरे साथ। मैंने बोला ये रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है
कि तुम अपने लिए अधिकार मांगो और वो तुम्हें मिलेगा 100%। लेकिन तुम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दोगे, आगे जो इतना बड़ा तुम्हारा आगे जीवन पड़ा है, इसमें कॉन्फिडेंस लूज करने से काम नहीं चलेगा। तुम फिर से जॉब ढूंढो, अपने पैर पे खड़ी हो, और ये अधिकार तो तुम्हारे पास है, हम लोग सब है, पूरे तंत्र लगा हुआ आपके जो भी तकलीफ है उसको कम करने के लिए। तो काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम लोग सुनते हैं। कोशिश यही रहता है परिवार टूटे ना, अधिक से अधिक परिवार दोनों को ही समझा के सामंजस्य हम लोग उस पे लाना ही हमारा सबसे पहला टारगेट होता है। अगर हो गई स्टार्ट। लॉजिकल वाइब्स पापिया घोष मैडम का और मोहम्मद जिलानी सर का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सेशन में, चूंकि हमारे पास समय कम का अभाव भी था, पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम उनके साथ नेक्स्ट सेशन में आगे इस चर्चाओं को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, और खासकर हमारे जो